सो ही गाइस टेल्स ऑफ वर्टिंग आउट सीरीज के एक बहुत ही कमाल के एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोगों को अब सबसे पहले दिखाया जाता है चिन्मू को, जो कि जाते हुए देख रहा था दाओ डिसाइपल और दाओ मास्टर को। लेकिन दाओ डिसाइपल ने चिन्मू के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर जो अटैक किया था उसकी वजह से उसको वाकई में इंजरी हो गई थी। इसी वजह से वो दर्द से कराते हुए कहने लग जाता है कि मेरी ये गोल्डन सिल्क वर्म की वेस्ट ने मेरे सीने में उतरने से तो रोक लिया, लेकिन उसके इम्पैक्ट को नहीं संभाल पाई, जिसकी वजह से उसका जो शोल्डर होता है वो और भी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इसीलिए वो कहने लग जाता है कि जो दाओ सेक्ट के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और उनसे भी ज्यादा बुरी हरकतों की है मेरे खुद के ही एंसेस्टर ने, जिन्होंने अपने यंग सेक्टी लीडर को इतनी ऊंचाई से फेंक दिया बिना रहमी के साथ में। और चिन्मू को नीचे खड़ा हुआ एंसेस्टर काफी देर से देखे जा रहे थे और उन्होंने इस फाइट को भी देखा था, जो कि फिर तभी वहीं पर बैठे हुए एक ड्रैगन की तरफ इशारा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी से चिन्मू के पास में पहुंच जाओ। और ये ड्रैगन ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कि एक पालतू कुत्ता करता है और वो डॉगी के हित जैसे चिन्मू के पास में पहुंच जाता है, जिसको देखकर तो चिन्मू भी शॉक रह जाता है। उससे कहने लगता है कि क्या दोस्त तुम वाकई में जिंदा हो। चिन्मू जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो ड्रैगन ने उसके हाथ को चाट कर चिन्मू की इंजरी को बहुत ही फास्ट तरीके से हील भी कर दिया था, बल्कि वो तो उसके शोल्डर को भी चाट कर अपनी लाल लगाते हुए उसके शोल्डर को भी ठीक कर देता है। चिन्मू कहने लगता है कि अच्छा तो ये ड्रैगन सलाइवा का कमाल है, जिसकी वजह से चिन्मू को एक बहुत ही अच्छा आइडिया था इस सलाइवा को एक मेडिसिन के तौर पर यूज करने का। इसीलिए वो तुरंत ही ड्रैगन के पास में जाकर उससे ये कहने लग जाता है कि भाई मेरी बात को सुनो, मुझे ये बताओ जरा क्या तुम्हें खट्टी चीजें खाना पसंद है। क्योंकि चिन्मू ये सोच रहा था कि अगर वो खट्टी चीजों के बारे में बात करेगा तो इस ड्रैगन की लाल निकलेगी और वो उसको कलेक्ट कर लेगा, जिसके लिए चिन्मू अपने हाथ में एक छोटी सी मेडिसिनल बोतल को भी रखे हुए था। लेकिन ये जो ड्रैगन होता है वो चिन्मू की चाल को काफी अच्छे तरीके से समझ चुका था। चिन्मू भले ही उसको नींबू का नाम लेते हुए कच्चे कैरी का नाम लेते हुए लाल निकलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो ड्रैगन चिन्मू को फिर बताने लग जाता है कि मैं पसंद करता हूँ माउंटेन पर रहने वाले एक ब्लू ऑक्स को, जो कि साइज में काफी बड़ा है और उसके ऊपर मैंने काफी समय से नजर भी रखी हुई है। और क्या तुम मुझे वो लाकर दे सकते हो जिसके बारे में सोचते ही उस ड्रैगन के मुंह से तो लार आने लगती है, जिसे चिन्मू के लेने से पहले ही वो वापस से अपने मुंह के अंदर उसको रख लेता है। और चिन्मू अपने मन में सोच रहा था कि उसे अगर ये प्रीशियस सलाइवा चाहिए तो उसको वो ब्लू ऑक्स को लाना ही होगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि ब्रदर ड्रैगन आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं तो बचपन से ही ये गाय और बैलों को चराते आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए एक ऑक्स को संभालना ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोगों को दिखाया जाता है यानकांग के एम्परर और यानकांग के नेशनल मास्टर को, जिनके बीच में बातचीत चल रही थी। एम्परर नेशनल मास्टर से कहने लग जाते हैं कि जो दाओ सेक्ट के लोग हैं वो अपने रूल्स के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और जब तक हम लोग उनको पूरी तरीके से हरा नहीं देंगे, उनके ऊपर पूरी तरीके से अपना आधिपत्य नहीं जमा लेंगे, तब तक किसी तरीके से वो लोग हमें परेशान करते रहेंगे, हमारी अकेडमी को परेशान करते रहेंगे। और अब तो वैसे भी हमारी इंपीरियल एकेडमी के अंदर कुछ टैलेंट्स पनपने लगे हैं, जिनकी बात का जवाब देते हुए तभी फिर नेशनल मास्टर कहने लग जाते हैं एम्परर से, देखिए हर एक सदी में कुछ न कुछ नए टैलेंट और कमाल के टैलेंट तो निकल के आते ही है, और अगर हम लोग हमारे सेक्ट को संभालने के लिए केवल चंद जीनियस के ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो फिर आप ही हमें बताइए कि इंपीरियल एकेडमी और बाकी के सेक्ट में आखिर क्या ही फर्क होगा। जो बात सुनकर एम्परर हंसते हुए नेशनल मास्टर से कहने लगते हैं कि फिर आपके पास में अच्छा खासा कौन सा प्लान है। नेशनल मास्टर कहने लगते हैं कि अब हमें चीजों को बदलने के लिए अपने तौर तरीके बदलने होंगे, क्योंकि अब हम लोग एक जीनियस के बदले पूरी जनरेशन को ही जीनियस से बना सकते हैं। और अब ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है वो तो हम लोग आगे ही देखेंगे। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें नजारा दिखाया जाता है इंपीरियल एकेडमी के नीचे यानकांग के दरवाजे का, जहाँ से अब वापस लौट कर आ रहे होते हैं दाओ मास्टर और दाओ डिसाइपल। जो लोग तभी सामने से आते हुए देख पाते हैं ज़ेन मास्टर और उनके ज़ेन डिसाइपल को, क्योंकि अब ये मुहिम शुरू हो चुकी थी कि इंपीरियल एकेडमी को आगे निकलने नहीं देना है। इसी वजह से वो ज़ेन मास्टर दाओ मास्टर से कहता है कि आपने यहाँ पर अपने पूरे 3 दिन बिता दिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपका ये सफर कैसा रहा। तो दाओ मास्टर बताते हैं कि अभी भी हम उनसे आगे नहीं निकले हैं। जो बात सुनकर ज़ेन मास्टर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा हमने ये सोचा नहीं था कि इंपीरियल एकेडमी के पास में इतने कमाल की एबिलिटी वाले लोग होंगे, जबकि इंपीरियल एकेडमी के अंदर इविल लोगों की टीचिंग से सिखाई जाती है। इसी वजह से अब अपने ज़ेन डिसाइपल से कहते हैं कि चलो अब हमें ही
ही ये सब कुछ करना होगा। जो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब फाइट होने वाली थी ज़ेन डिसाइपल और इंपीरियल एकेडमी के डिसाइपल्स के बीच में, जिसके बाद फिर हमें एकेडमी के दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग पहुँच चुके थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उस दाओ डिसाइपल को हराया किसने था, क्योंकि इस जगह पे कोई भी मौजूद नहीं था और कोई भी ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसने दाओ डिसाइपल को हराया। इसी वजह से मोंगियो ये कहने लग जाता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किया होगा ब्रदर शेन ने, जिन्होंने जल्दी से जाकर अपने कपड़ों को बदल लिया ताकि उनका नाम चारों तरफ ना फैल जाए। जिसकी बात को सुनकर ब्रदर शेन कहने लगते हैं कि मुझे ना सोए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से फिलहाल मैं अपनी 80% स्ट्रेंथ को तो यूज ही नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम लोग आकर ये कैसे सोच सकते हो कि मैंने उसे दाओ डिसाइपल को हराया होगा। जिसकी बात को सुनते हुए तभी यूनजियांग कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ किया हो स्कॉलर चिन ने, जहाँ पर चिन्यो भी मौजूद था और वो तुरंत ही तारीफ करते हुए कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो सकता है कि चिन्मू ने ऐसा किया हो क्योंकि उसकी जो स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। लेकिन ये बातें कुछ लोगों को हजम नहीं होती, जिनमें से एक बंदा ये कहने लगता है कि तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, क्या तुमने 2 दिन पहले सुना नहीं था कि वो लड़का तो ठीक तरीके से अपने स्पिरिचुअल थ्रेड को रिफाइन करना भी नहीं जानता था, जिसकी वजह से उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। फिर तुम ये कैसे कर सकते हो कि उस आउटकास्ट ने ऐसा किया होगा और दाओ डिसाइपल जैसे बंदे को हराया होगा। जिन लोगों की बातों को सुनकर वे यूं कहने लगता है कि कम से कम वो तुम लोगों से तो 100 गुना बेहतर है। और सेकंड प्रिंस सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीक्रेटली इंपीरियल गार्डन के प्रिंस और प्रिंसेस ने ऐसा करके दिखाया हो जिनके पास में। तभी फिर वहाँ पर 7th प्रिंसेस आती है और वो ये कहने लगते हैं कि भाई सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि चिन्मू ने ये सब कुछ किया होगा और वैसे भी वो यहाँ पर नहीं है। सेकंड प्रिंस कहता है कि देखो वो एक डिवाइन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक डाजू से आए हुए आउटकास्ट के लिए और वो भी दाओ डिसाइपल जैसे लड़के को हराना, मुझे नहीं लगता कि वो उसके करीब भी आ पाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम उसको हमारे सुपीरियर्स की इनर कोर्ट में ला सकते हो। जो दोनों जब बात कर ही रहे थे तो उसी मोमेंट पर सिस्टर यू कहने लग जाती है कि अरे नहीं, फिर से गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब 2 और नए लोग आ चुके होते हैं माउंटेन गेट के पास में। और देखने पर यह साफ साफ बताया जा सकता था कि ये लोग हैं असल में द ग्रेट माउंटेन साउंड मोनेस्ट्री के बंदे, जिनको ऑब्वियसली ज़ेन डिसाइपल और ज़ेन मास्टर ही कहा जाएगा। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है चिन्मो को, जो कि इस ड्रैगन के लिए ढूंढता फिर रहा होता है उसे ब्लू ऑक्स को। और जब वो एक पेड़ पर चढ़ता है तो उसी मोमेंट पर उसको दोबारा से एकेडमी से एक अलार्म सुनाई देने लगता है, जिसका जवाब देते हुए हुलिंगर कहने लग जाती है कि यंग मास्टर, क्या आपने उस अलार्म को सुना? मुझे तो ऐसा लगता है कि दोबारा से कोई आ चुका हो माउंटेन गेट के पास में। जिसकी वजह से चिन्मू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी डिवाइन आइज टेक्निक का यूज करते हुए ऑब्जर्व करने लगता है कि आखिर ये कौन है। चिन्मू को पता लग जाता है कि ये बंदा तो है एक ज़ेन डिसाइपल, जिससे फाइट करने के लिए मोंगियो पहुंच चुका था। और इन दोनों के टकराते ही वो ज़ेन डिसाइपल अपने काफी खतरनाक लेवल के साउंड को जनरेट करने लगता है, जिसका मुकाबला ऑब्वियसली ये बंदा कर नहीं पाता क्योंकि इसके कपड़े भी फट चुके थे और इस केवल एक अटैक के साथ में उसकी इज्जत भी लुट जाती है। जो नजारा देखकर तो ब्रदर शेन कहने लग जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ज़ेन डिसाइपल का पावर इतना ज्यादा होगा। जिसका जो ज़ेन हर्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया और ये सब कुछ वो करता है अपने लोटस फॉर्मेशन की मदद से, जिसका मतलब होता है कि वो जितने ज्यादा समय तक फाइट करेगा उसका जो लोटस हर्ट है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। जिसके बाद फिर एकेडमी के और भी काफी सारे लोग इससे फाइट करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन कोई भी उस ज़ेन डिसाइपल का मुकाबला नहीं कर पाता, उस सारे के सारे हार जाते हैं। जो नजारा देखते हुए तभी फिर सिस्टर यू कहने लगती है बिग ब्रदर यानी कि ब्रदर शेन से कि आखिर आप कब तक यूं खड़े हुए देखते रहोगे, आप कब फाइट करने के लिए जाओगे। यानी कि फाइनली ब्रदर शेन भी जाने वाला था फाइट करने के लिए और हम लोग अगले ही सीन में उनको देख पाते हैं जो कि इसी एकेडमी बने हुए एक फार्म के पास में पहुंच चुका था। चिन्मू झाड़ियों में छुपा हुआ था और हुलिंगर ऊपर से देख रही थी, जिनको फाइनली वो ब्लू ऑक्स से देखी जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ फल खा रहा था। जब वो फूल खाने लगता है तो उसी मोमेंट पर उसको रियलाइज हो जाता है कि किसी ने उसके ऊपर नजर रखी है, जिसकी वजह से वो गुस्से के साथ में चिल्लाने लगता है कि इतनी हिम्मत किसमें हुई जो कि मुझ पर नजर रख रहा है। जो ब्लू बुल अब चिन्मू और हुलिंगर के ऊपर गुस्सा करते हुए ये कहने लगता है कि तुम लोग तो मुझे शक्ल से ही चोर लग रहे हो, क्या तुम लोग मेरे मास्टर की सब्जियों को चुराने के लिए आए हो। जिसने अब तुरंत ही चिन्मू के ऊपर अटैक करना और उसके पीछे भागना भी शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए चिन्मू कहता है कि ये बंदा तो मुझे किंगर से भी ज्यादा
ज्यादा भयानक लग रहा है। लेकिन चिन्मू कैसे भागता हुआ देखकर होलिंगर कहने लग जाती है कि यंग मास्टर आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, फिर आकर आप इससे छोटे मोटे ऑक्स से मार क्यों खा रहे हो, जिस ऑक्स ने अपने एक अटैक के साथ में चिन्मू और होलिंगर की हालत खराब कर दी थी। लेकिन उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक इविल पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक इविल हैंड निकलकर चिन्मू और होलिंगर को पकड़ के ले जाता है और वो ऑक्स सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का कहाँ पे गया। जिस मोमेंट पर तिबिस के पीछे से वहाँ पर पहुंच जाते हैं उसके मास्टर, जिससे कि ये ब्लू ऑक्स रोते और गिड़गिड़ाते हुए पहुंच जाते हैं अपने मास्टर के पास में और ये कहने लगता है कि मास्टर आपके छोटे से ऑक्स को कुछ लोग परेशान करने के लिए आए थे, यहाँ तक कि वो लोग तो मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी वेजिटेबल्स को चुराने की कोशिश कर रहे थे। जो बात सुनकर मास्टर कहने लगते हैं कि अच्छा इतनी हिम्मत किसमें है जो कि मेरी चीजों को चुराने की कोशिश करे। वो ऑक्स कहने लगता है कि एक छोटा सा बच्चा था जो कि अपने साथ में एक छोटे से फॉक्स को लेकर आया था। जो बात सुनकर मास्टर समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि है ग्रेट रूइन से आया हुआ वो आउटकास्ट। इसीलिए वो कह रहे थे कि इस लड़के की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है जो कि मेरी वेजिटेबल्स को चुराने के लिए यहाँ पर आया था। चलो देखो मैं उसको किस तरीके से सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद फिर हमें उसी इविल पोर्टल को ओपन होते हुए दिखाया जाता है जो कि नीचे फेंक देता है चिन्मू और होलिंगर को। जो दोनों ही नीचे गिरते हैं और चिन्मू अपने सामने देख पाता है अपने सुप्रीम एल्डर को। वो उनके पास पहुंचकर कहने लगता है कि एंसेस्टर मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि वैसे इतनी दूरी से किसी भी चीज को उठाकर अपने पास में ले आना जो कि काफी कमाल की टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है 5 घोस्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। इसीलिए वो उनसे कह रहा था कि प्लीज आप मुझे ये टेक्निक सिखाइए। लेकिन एंसेस्टर जिन मुझसे कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि माउंटेन्स के पास में एक ही जेन मास्टर और एक ही जेन डिसाइपल आ चुका है। जिनका जवाब देते हुए जिनमें कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ और ये जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं ग्रेट थंडर साउंड मोनेस्ट्री से। मैं एक बार एक जेन मास्टर से मिला था जिनका नाम था जिंगमिंग और मेरे खुद के ग्रैंडपा माँ भी एक जेन मास्टर ही है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने इस बंदे को कभी भी नहीं देखा और इसकी भी हरकतें मुझे एकदम लगती हैं उसे दाऊ डिसाइपल के ही जैसे। एंसेस्टर कहते हैं कि देखो दाऊ सेक्टर सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल स्टडीज के ऊपर जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर डिसाइपल्स की न्यूमरोलॉजी एकदम पीक पर होती है और दूसरी तरफ जेन सेक्ट के डिसाइपल्स ज्यादा फोकस करते हैं माइंड स्टडीज के ऊपर। और जिस डिसाइपल के पास में भी सबसे ज्यादा डीपेस्ट स्पिरिचुअल रूट्स होती है और जो सबसे ज्यादा क्लियर जेन हर्ट वाला होता है उसको कहा जाता है कि जेन डिसाइपल। और यही जेन डिसाइपल ब्लॉक कर रहा है हमारे इंपीरियल एकेडमी के माउंटेन गेट को। जिनमें कहने लगता है कि एंसेस्टर वैसे क्या वाकई में हमारी एकेडमी इतनी ज्यादा कमजोर है कि कोई भी आकर इसके दरवाजे को ब्लॉक कर लेता है कि बाहर के लोगों ने तो दो बार आकर इस एकेडमी को ब्लॉक कर लिया। तो बीचिनमू कहने लग जाता है अपने ग्रेट रूइंस के बारे में और ये कहता है कि अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा करता तो हम उसको अभी तक इतना ज्यादा मारते कि वो कभी दोबारा नहीं आता। तो एंसेस्टर कहने लगते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जेन डिसाइपल यहाँ पर आया तो तुम मुझसे फाइट करने के लिए क्यों नहीं गए। जिनमें कहता है कि देखिए मास्टर मैं ऑलरेडी वहाँ पर जा चुका हूँ। जहाँ पर एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्से के साथ में आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि एकेडमी का हर एक पावरफुल डिसाइपल उसके साथ में फाइट करने के लिए जा रहा है फिर आकर तुम क्यों नहीं गए। जिनमें कहता है कि अभी तो मैंने दाऊ डिसाइपल के साथ में फाइट की थी जिससे मैं थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। वो उनको दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए मुझे तो चोट लगी है। लेकिन ये बातें सुन सुनकर एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिनमें कहता है कि इसके साथ साथ मेरा लेफ्ट शोल्डर भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। आप खुद ही ये सोचिए कि ऐसे इंटरनल इंजरी के साथ में मैं आखिर कैसे ही फाइट कर पाऊंगा। और जब तक अगर कोई और फाइट करना चाहता है तो अपने शौक से एकदम जा सकता है। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग बिग ब्रदर को देख पाते हैं जो कि जा रहा होता है उस जेन डिसाइपल के साथ में फाइट करने के लिए जिनके एक दूसरे के सामने आते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन होता है जो कि जेन डिसाइपल को बताता है कि मैं हूँ 5 एलिमेंट रियल में। जिस जेन डिसाइपल ने भी अपने पावर्स को सेम इसी लेवल पर ही शील कर दिया था जो कि अब तुरंत यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है अपने पावरफुल फाइटिंग ऑरा को। जो नजारा ही देखने में बहुत ही ज्यादा गजब का भी लग रहा था। जिन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है वो ब्रदरशेन यूज करता है अपने एनसर्कलिंग इस वॉर्ड टेक्निक को जो इस वॉर्ड इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जिसके तुरंत ही बाद ब्रदरशेन यूज करने लगता है अपने ड्रिलिंग इस वॉर्ड टेक्निक को जिसकी मदद से उसने वाकई में उस जेन डिसाइपल की शील्ड को तक ब्रेक कर दिया था। जिससे तो वही यंग भी खुश होने लगता है और इसके अगले ही सीन में एंसेस्टर चिन्मू को ये बताने लग जाते हैं कि तुम्हारा जो लेफ्ट शोल्डर है उसके पास में जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी पहुंचती है तो वो एकदम ही कमजोर हो जाती है। और ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी इनकम
इनकम्प्लीट कल्टीवेशन मेथड की वजह से। जिन्मू कहता है कि इस तरीके से तो मैं बचपन से ही प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, जिसको कहा जाता है 3 पिल से इमॉर्टल बॉडी टेक्निक, जिसके डायग्राम को वो तुरंत ही एंसेस्टर को दिखाने लग जाता है और ये कहता है कि क्या आप इसको पूरा कर सकते हो। तो एंसेस्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने इस टेक्निक का भी कभी नाम नहीं सुना था। तो जिन्मू कहता है कि ये टेक्निक मुझे सिखाई थी मेरे विलेज चीफ ग्रैंडपा ने। जो बात सुनकर फिर एंसेस्टर ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो विलेज चीफ ग्रैंडपा है उनका पावर लेवल तो मुझसे भी ज्यादा निकलेगा। वो कहते हैं कि इस इनकम्प्लीट डायग्राम को मैंने देखा था ग्रेट रूइंस के अंदर, जिसकी वजह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया था हेवनली बुक टावर के अंदर। जिन्मू कहता है कि अच्छा तो ये डायग्राम आपके द्वारा बनाया गया था हेवनली बुक टावर में। जिन्मू कहता है कि फिर तो आपने इसके बाकी के हिस्से को भी देखा होगा जिससे कि मेरा ये शोल्डर भी ठीक हो जाए। एंसेस्टर कहते हैं कि देखो मैं इसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकता हूँ लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब तुम हमारे कल्ट के एक फुल ऑन लीडर बन जाओगे तो फिर तुम्हें दी जाएगी ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक, जिसकी वजह से फिर तुम खुद से ही इस फ्लॉ को ठीक करने के काबिल हो जाओगे। जिन्मू कहता है कि मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ मेरे लिए पावर्स को अनलीश करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने सच में एक काफी खास हिस्से को गवा दिया। एंसेस्टर कहने लग जाते हैं कि देखो ये जो ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होली कल्ट लीडर के द्वारा दूसरे लीडर के पास में ही दी जा सकती है, क्योंकि इसे पूरी दुनिया में सिर्फ होली कल्ट लीडर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले समय में ली टियानजिंग खुद तुम्हें ही वो टेक्निक देंगे। जो बात सुनकर जिन्मू शॉक हो जाता है और ये कहने लगता है कि क्या वो ग्रैंड माँ के हाथों मरे नहीं थे, जिससे कि एंसेस्टर बताते हैं कि जब सही समय आएगा तो तुम्हें सारी सच्चाई भी पता लग जाएगी, क्योंकि अब मैं खुद से ही यहाँ से दुनिया का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ में रहेंगे हमारे लॉ एनफोर्समेंट एल्डर, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो हमारी होली कल्ट में ये प्रथा होती है किसी के मर जाने का मतलब होता है कि लॉ बुझ चुकी है और लॉ बुझने के बाद बचती है थोड़ी सी राख, इसीलिए लॉ एनफोर्समेंट एल्डर मेरी बची हुई राख को तुम्हें दे देंगे। जो बात सुनकर तो जिन्मू भी थोड़ा सा अपसेट हो गया था। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहते हैं कि एंसेस्टर आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो काफी समय से बातें जो किए जा रहे थे, जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग देख पाते हैं ब्रदर शेन और उस ज़ेन डिसाइपल के बीच की फाइट को, जहाँ पर ब्रदर शेन को इस बंदे के साथ में फाइट करते हुए काफी ज्यादा देर भी हो चुकी थी, जो कि अपनी पूरी शक्ति को लगा रहा था, लेकिन वो ज़ेन डिसाइपल को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, बल्कि ये जो ज़ेन डिसाइपल होता है वही अपने इतने ज्यादा खतरनाक अटैक्स को कर रहा था कि वो ब्रदर शेन की हालत खराब करके रख देता है। और उसने जैसे अपनी वज्रा बॉडी को यूज किया था तो उसको रोकने के लिए भले ही ब्रदर शेन अपनी काफी पावरफुल टेक्निक का यूज करता है, लेकिन इस अटैक से बच पाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। जो चीज देखकर ज़ेन सेक्ट के मास्टर कहने लगते हैं कि सच में इस लड़के के अंदर दम तो है, इसकी स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं, इसे तो इंपीरियल एकेडमी के अंदर एक फर्स्ट ग्रेड का डिसाइपल होना चाहिए। लेकिन ज़ेन डिसाइपल के एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को हिट करने की वजह से ब्रदर शेन उस अटैक को संभाल नहीं पाता और आखिरकार ये ज़ेन डिसाइपल इस फाइट को भी जीत गया था। ज़ेन मास्टर कहते हैं कि ये लड़का ज़ेन डिसाइपल के साथ में 10 बार फाइट कर चुका है, तब जाकर इसने हार मानी, जिसको देखकर अब तो वे योंग भी निराश हो जाता है और वो कहने लगता है कि अब तो बिग ब्रदर भी हार चुके हैं, फिर आकर इससे हरा ही कौन पाएगा। जहाँ से ब्रदर शेन को वापस ले जाया जाता है और यून जियांग की नजर होती है अब ज़ेन डिसाइपल पर। फिर हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो कि जिन्मू से ये कह रहे थे, यंग कल्ट लीडर मैं तुम्हें जितना हो सकता था वो सभी के सभी टेक्निक को सिखा चुका हूँ, यहाँ तक कि मैंने नेशनल मास्टर को भी इनवाइट किया था सिर्फ और सिर्फ खास तुम्हें ही सिखाने के लिए, और अगर फिर भी तुम ऐसा होते हुए भी उस ज़ेन डिसाइपल को चैलेंज नहीं करोगे फिर आखिरकार मुझे किसको इनवाइट करना चाहिए जो कि तुम्हें और भी नई चीजों को सिखा सके। जो बात सुनते ही जिन्मू के मन में ख्याल आता है एम्पर का, क्योंकि उन्होंने एक बार ये कहा था कि भले ही डाजू में गॉड्स ने लोगों को छोड़ दिया था, उनको त्याग दिया था, लेकिन मैं कभी भी उनको नहीं छोड़ूंगा और सभी की हेल्प करूंगा। इसी वजह से वो कहने लग जाते हैं एंसेस्टर से कि यानकांग किंगडम के एम्पर उनके पास में तो एकदम टॉप लेवल की टीचिंग्स मौजूद होंगी, क्या वो हम लोगों को कोई लेक्चर देने के लिए आ सकते हैं। जो बात सुनते ही एंसेस्टर कहते हैं कि जरा अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाया करो, क्योंकि इमरजेंसी के तौर पर मैं एक बार तो किसी को बुला सकता था, लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा करूंगा तो मैं अपना मुंह कहाँ छुपाऊंगा। जिन्मू कहने लगता है कि वैसे एंसेस्टर 3 में से 2 सेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या अब हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को भी ऐसा करना चाहिए। और सेक्ट का यंग कल्ट लीडर होने के नाते मुझे खुद ही जाकर अकेडमी के गेट को ब्लॉक करना होगा, तभी जाकर हमारे सेक्ट की स्ट्रेंथ पूरी दुनिया के सामने आएगी। एंसेस्टर कहने लगते हैं
कि वैसे चिन्मू, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा इंपीरियल एकेडमी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उस ज़ेन डिसाइपल को हरा सके? जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें रात के समय में दिखाया जाता है उस ज़ेन मास्टर और ज़ेन डिसाइपल को, जिनके पीछे से तभी वहाँ पर पहुँच जाती है यूनजियांग, जो कहने लगती है कि मैंने सुना था कि ज़ेन डिसाइपल का नाम है फूजेन, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और उनका हार्ट एकदम ही प्योर है। जो अपने इस वार्ड को लेके पहुंच जाती है और ये कहने लगती है कि भले ही यूनजियांग के पास में टैलेंट थोड़ा कम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो शख्स जरूर बनूंगी जो तुम्हारे हार्ट को भी मैला कर देगी। जिसकी वजह से वो ज़ेन डिसाइपल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता हुआ तुरंत ही खड़ा हो जाता है यूनजियांग के सामने। जिसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर